नेक्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र का इंद्रधनुष कैसे बनता है, रेनबो कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष के लिए सबसे पहले आप लोगों को वर्ण विक्षेपण के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो 7 रंगों में क्या हो जाता है, बट जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर के जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इंद्रधनुष में क्या होता है, इंद्रधनुष बनने के लिए परिस्थितियां कुछ इस तरह से होती है कि हल्का फुल्का बारिश होता हो, नहीं हल्का फुल्का बारिश होता हो और सूर्य के ऑपोजिट साइड में, जैसे मान लो सूर्य आपका इस साइड में है तो इंद्रधनुष इसके विपरीत इस साइड में बनता है। सूर्य यदि इस साइड में है तो इंद्रधनुष इसके सामने मतलब विपरीत साइड में बनता है। शर्त क्या है कि बारिश हल्का फुल्का होना चाहिए, नहीं तो बारिश जब होता है तो बारिश के बूंद जो होते हैं वो प्रिज्म के जैसा कार्य करते हैं। बारिश के जो बूंद होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, प्रिज्म के जैसा कार्य करते हैं। मान लो कि हमने क्या किया, एक बारिश का बूंद ले लिया, इसको हमें जूम करके यहाँ पर एक बारिश का बूंद, ये बारिश का बूंद हो गया, ड्रॉपलेट हो गया। अब इसके ऊपर प्रकाश कहीं से पड़ रहा है, नहीं तो मान लो सपोज यहाँ से सूर्य इधर है, नहीं इधर से इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो ऐसे प्रकाश एक किरण हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ से श्वेत किरण आएगा और ये बारिश के बूंद पर आकर के पड़ेगा, तो ये हवा से आ रहा है, नहीं ये पानी के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो ये आपका हो गया पानी। क्या हो गया, पानी हो गया। तो प्रकाश हवा से अब पानी में प्रवेश कर रहा है और ये प्रिज्म जो है, ये बूंद जो है प्रिज्म जैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होगा। लेकिन प्रिज्म में हम आपको बता चुके हैं, प्रिज्म में आपको बता चुके हैं कि जब प्रकाश प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, बट जाता है। 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। कितना अवयवी रंगों में बट जाता है। तो ये प्रिज्म जैसा बिहेव करता है। तो जो श्वेत प्रकाश जब यहाँ पर आएगा और इसके अंदर आएगा तो इसका वर्ण विक्षेपण होगा, मतलब कितने रंगों में बढ़ जाएगा, 7 रंग। तो मान लो यहाँ से 7 रंग हो गया। एक रंग को हम ऐसे दिखा देते हैं और दूसरे रंग को ऐसे, इसके बीच में बाकी सब है। ये हो गया आपको, ये हो गया रेड। क्या हो गया, रेड। इसको हम दिखा देते हैं कौन सा, बैगनी। कौन सा, बैगनी। अब ये किरण ऐसे आया, 7 रंगों में विभक्त हो गया, बाकी कलर के किरण इसके अंदर है, नहीं। अब यहाँ से जब ये आगे बढ़ता है इस सतह पर टकराता है तो इसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पारदर्शी है। दोनों क्या चीज है, पारदर्शी है। तो ये अब पानी से हवा में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है ये भी आपको हम बता चुके हैं कि ये हो गया हवा और सपोज मान लो ये हो गया पानी, नहीं तो शर्त यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि प्रकाश जो है सघन से विरल में जाना चाहिए। तो ये सघन हुआ कि ये सघन हुआ, डेंसर ये हुआ, तो प्रकाश आपको डेंसर से रेरर मीडियम में मतलब विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो हम एक प्रकाश इस तरह से लेते हैं, एक किरण इस तरह से लेते हैं, तो यहाँ पर लंब डालेंगे कि अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब जब
दोनों माध्यम पारदर्शी हो तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पद से हल्का सा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो स्वाभाविक है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो किरण अपने मूल पद से विचलित हो जाएगी। मतलब इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जाकर के हल्का सा, ये चूंकि ये विरल माध्यम है तो अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर भागेगी अविलंब से। तो ये अब यही सीधे न जा करके ये हल्का सा ऐसे हो जाएगी। तो ये कोण कहलाएगा आपतन कोण, और ये कहलाएगा अपवर्तन कोण, ये कहलाएगा आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण कहते हैं, सॉरी अपवर्तन, परावर्तन नहीं अपवर्तन। ये हो जाएगा अपवर्तन का कोण, अपवर्तन कोण का। अब एक चीज बताओ, मान लो आपतन कोण को हम मान लेते हैं 40 डिग्री से। क्या मान लेते हैं? ये यदि हम मान लेते हैं 40 डिग्री, सी नहीं 40 डिग्री, एंगल का यूज होता है डिग्री नहीं, तो ये 40 डिग्री ले लेते हैं तो स्वाभाविक है ये कोण जो होगा क्या होगा? कुछ ज्यादा होगा। 40 से क्या होगा? तो मान लो ये हो गया आपका 60, कितना? अब इस आपतन कोण को और बढ़ा रहे हैं, मतलब किरण को थोड़ा सा और इधर से इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? आपतित कर रहे हैं, इंसिडेंस कर रहे हैं। तो एक लंब पहले खींच देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से किरण को हम ऐसे आपतित कर दे रहे हैं। अब सपोज मान लो 70 डिग्री हो गया, तो स्वाभाविक है ये कोण 70 से ज्यादा होगा नहीं। तो मान लो ये किरण अब ये सीधे जाना चाहिए तो अविलंब से दूर भागेगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये किरण इस सतह से होकर के निकल जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस सतह से होकर क्या हो जाए? निकल जाए। तो ये अपवर्तन कोण अब कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो अब हम इस 70 डिग्री को बोलेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इस 70 डिग्री में क्या बोलेंगे? क्रांति कोण बोलेंगे, क्रिटिकल। क्यों? क्योंकि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांति कोण। मतलब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को हम क्रांति कोण बोलेंगे, इसको आपतन कोण बोलेंगे। लेकिन इसको अब क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री हो जा रहा है। अब इस क्रांति कोण को थोड़ा सा और हम बढ़ा दे रहे हैं, मतलब इस आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। तो बढ़ा दोगे तो मान लो लंब हो गया। अब इसको हम कर देते हैं 80 डिग्री से। कितना? 80 डिग्री। तो 70 डिग्री था तो सतह से गया, इसको और बढ़ाओगे तो स्वाभाविक है कि फिर वापस ये इसी माध्यम में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। इससे क्या हो गया? लौट गया। तो देखो तो गया, टकरा करके वापस आ गया। गया जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में टकरा कर क्या हो गया? तो इसी को तो हम बोलते हैं परावर्तन। ऐसे आना, टकरा करके लौट जाना, क्या कहलाता है? परावर्तन। लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये माध्यम पारदर्शी नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों माध्यम कौन सी है? पारदर्शी है। तो जा करके और टकरा करके जब लौट जाता है तो इस इवेंट को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण। तो यहाँ भी वही चीज होता है, किरण ऐसे आएगी लेकिन बाहर अपवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जाकर टकरा कर फिर वापस से लौट जाएगी। वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो आप वापस लौटेगी तो ये कुछ इस सतह पर आकर टकराएगी नहीं, ये कुछ इस सतह पर क्या हो जाएगी? आकर के टकराएगी। अब यहाँ पर अब पानी से अब हवा में आएगी। अब यहाँ से होगा अपवर्तन। तो अपवर्तन होगा तो सपोज मान लो ये अपवर्तन होगा तो अब ये किस माध्यम से? सघन से विरल में जा रही है तो विलंब से क्या हो जाएगी? दूर भागी। अविलंब से दूर भागी। तो ये कुछ, अब इसको हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं और इसको भी कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। अब ये कोई इंसान है यहाँ पर, कौन सी है? कोई इंसान है यहाँ पर। अब इसके आंख में पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा?
इसके आंख में भी ये पड़ेगा, इसके आंख में ये पड़ेगा तो ये 7 रंग इसके अंदर दिखाई देगा, 7 रंग। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, ये 7 रंग ऐसे आ गया, लेकिन ऐसा होता ये है कि ये लाल रंग इसके आंख में पहुंचेगा। कौन सा रंग पहुंचेगा? लाल रंग जो इसके आंख में पहुंचेगा, और ये रंग जो है इसे ऐसे निकल जाएगा। तो जो रंग इसके आंख में पहुंचेगा ये बूंद उसी कलर का दिखाएगा, ये ड्रॉपलेट उसी टाइप का दिखाएगा। तो कौन सा कलर इसके आंख में पड़ रहा है? लाल। इसका मतलब कि ये ड्रॉपलेट जो है इसको किस कलर में दिखाई देगा? लाल कलर में दिखाई देगा। अरे समझ में? अब कुछ सिचुएशन इस तरह से होता है कि ये बारिश के बूंदे हैं, बारिश के, मान लो जब बारिश होता है तो धूल कण पर बारिश के बूंदे लटके हुए रहते हैं, नहीं? जब ज्यादा भारी हो जाता है, नीचे गिरना चालू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्षा का होना। तो हल्का फुल्का बारिश में अधिकतर ड्रॉपलेट जो होता है ना, लटका हुआ रहता है, तैरते रहता है हवा में, नहीं? तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बनता है कि ये ड्रॉपलेट कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ये ड्रॉपलेट कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ये ड्रॉपलेट कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है? अब मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये इसका दृष्टि हो गया, ये आंख हो गया। अब समझना इसको। तो इस इवेंट की तरह हो सकता है कि इसके प्रकाश पड़े, इस सभी बूंदों के ऊपर प्रकाश पड़े। तो यहाँ पर होगा वर्ण विक्षेपण, नहीं? इस तरह की घटनाएं होगी और टकरा करके इसे किरण 7 रंग, इसके यहाँ से 7 रंग निकलेगी। तो होता ऐसे है कि ये ऊपर वाला जितना ड्रॉपलेट है सबसे 7 रंग निकलेगी, लेकिन रेड कलर वाला ही इसके आंखों में पहुंचे। कौन सा कलर पहुंचे? रेड कलर ही इसके आंखों में क्या हो जाए? पहुंचे। रेड कलर ही इन बूंदों से वर्ण विक्षेपण के कारण 7 कलर चल रहा है यहाँ से, नहीं? श्वेत प्रकाश का तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो गया, ऐसे लाइट कहीं से आकर के पड़ रहा है, इसका कौन चीज हो रहा है? वर्ण विक्षेपण। तो 7 कलर चल रहा है यहाँ से। लेकिन इस व्यक्ति के जो यहाँ पर जो ये आंख है या मानव नेत्र देख रहे हैं, तो हो सकता है इस बूंदे से 7 रंग चल रही है, लेकिन रेड ही इसके आंख के अंदर पहुंचती है। तो ये टोटल ऊपर वाला बूंद आपको कैसे दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। अच्छा, इन ड्रॉपलेट से यहाँ पर जो ड्रॉपलेट है, हो सकता है कि इससे ऑरेंज वाला ही लाइट आपके आंख तक पहुंचे, बाकी इधर उधर निकल जाए। रे ऐसे आता है ना, 7 रंग आ रहा है कहीं से मान लो, तो हमारे आंख के अंदर जो कलर प्रवेश करेगा उसी कलर का ना दिखाई देगा। तो 7 रंग में मान लो कि रेड पहुंच रहा है, अब बाकी सब इधर उधर निकल जा रहा है, ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो जा रहा है, तो हमें कौन दिखाई देगा? तो ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है कि एक लेयर से सिर्फ रेड पहुंचता है, ये रेड दिखाई देगा। इसके नीचे जो बारिश के बूंदे होती है उससे सिर्फ ऑरेंज पहुंचता है, तो ये किस कलर में दिखाई देगा? ये वाला, तो ये दिखाई देगा आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा, नहीं? उसी तरह से ये अंतिम ये वाला यहाँ का लेयर से सिर्फ बैगनी आ रहा है, तो किस कलर में दिखाई देगा? यहाँ ये वायलेट मतलब बैगनी में दिखाई देगा आपको। किसमें? बैगनी में आपको दिखाई देगा। और इस तरह से हमारे दृष्टि में ये लेयर लाल, ये ऑरेंज, इसी से करते करते ये वायलेट मतलब बैगनी, और हमें 7 रंग का एक चाप दिखाई देता है, एक आर्क दिखाई देता है। कितने रंग का? जिसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष बोलते हैं, नहीं? एक खास स्थितियां उत्पन्न होती है, ये नेचर का हमेशा ऐसा होता नहीं है, खास परिस्थितियां उत्पन्न होती है। परिस्थितियां का मतलब बारिश के बूंदे यहाँ पर लटके हुए रहते, नहीं? तो हो सकता है कि ऊपर वाले लेयर से वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, तो ऊपर वाली लेयर से सिर्फ हमारे आंख में रेड कलर पहुंचे, बाकी सब इधर उधर डाइवर्ट हो जाए, तो ऊपर वाला लेयर हमको क्या दिखाई देगा? रेड। उसके नीचे वाला ऑरेंज वाला सिर्फ पहुंचे, बाकी इधर उधर क्या हो जाए? डाइवर्ट हो जाए, तो नीचे वाला लेयर क्या दिखाई देगा? ऑरेंज। और सबसे नीचे इसी तरह से करते करते नीचे वाला कौन सी? वायलेट, नहीं बैगनी। तो नीचे वाला लेयर क्या दिखाई देगा? बैगनी। तो एक सुंदर सा हमें एक चाप दिखाई देता है 7 रंगों का,
जिसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा था इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रैक्टिकली करके देखा था। इस तरह से सुंदर सा आपको चाप, अब बीच में बहुत इस तरह से और भी कलर होते हैं। ये हो गया रेड, नहीं ये क्या हो गया? वायलेट हो गया। कौन सी हो गया? वायलेट हो गया। और इस तरह से इसको हम बोलते हैं रेनबो। क्या चीज? रेनबो बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े फिर। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है इस चीजों को हम लोग समझे। अब आगे हम बात करते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो इंद्रधनुष में क्या होता है? पहले वर्ण विक्षेपण हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, नहीं अब फिर अपवर्तन हुआ। तो हम कह सकते हैं इंद्रधनुष बनने के पीछे दो तरह की घटनाएं काम करती है। एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, नहीं वर्ण विक्षेपण, और दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और लास्ट में क्या होता है? अपवर्तन। लास्ट में क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण में अपवर्तन भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंद्रधनुष बनने के पीछे जो है दो रीजन होता है, दो कारण होता है, मतलब दो घटनाएं घटती है। एक होता है वर्ण विक्षेपण और दूसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों घटनाएं जब होती है तब इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है कि ये हो गया आपका पृथ्वी। क्या हो गया? ये हो गया आपका पृथ्वी, हो गया अर्थ हो गया। अब पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा रहता है, नहीं वायु के साथ साथ धूल कण भी होते हैं उसके अंदर, नहीं जिसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु रहता है, नहीं तो पृथ्वी के चारों ओर जहां तक वायु रहता है तो उस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल को कुछ इस तरह से हम दिखा देते हैं। ये वायुमंडल हो गया। क्या हो गया? ये वायुमंडल है, इसके अंदर हवाएं हैं। अब आपको एक चीज बताना है, क्या वायुमंडल समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है? होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? विषमांगी है। होमोजीनियस नहीं है, विषमांगी। विषमांगी का मतलब ये हो गया कि कहीं वायु की मात्रा कम होगा, घनत्व तो कहीं कम होगा, कहीं क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब आप बताओ कि पृथ्वी के नजदीक हवा वायु घना होगा या जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घना मिलेगा हमको? मतलब पृथ्वी के नजदीक का वायुमंडल सघन होता है या कि ऊपर वाले वायुमंडल वायुमंडल जो होता है वो सघन होता है? नीचे वाला सघन होता है, नहीं पृथ्वी के नजदीक वायु जो होता है वो ठंडा होता है, नहीं और गर्म होकर के हवाएं हल्की होती है और कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। तो वायुमंडल का नीचे वाला जो लेयर होता है वो होता है सघन, ठंडा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं
वो विरल माध्यम मिलता है। लोग ऐसे भी कहता है, आप लोग पहाड़ वगैरह पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, या माउंट जो चोटी पर लोग जाते हैं तो देखते हुए गैस सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवाएं कम होती जाती है, तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर वहां पर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए ऊंचाई पर कोई व्यक्ति जाता है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाता है। इतना तो हम लोग समझ ही गए कि जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं हवा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, मतलब विरल माध्यम मिलते जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वायुमंडल को आपको समझाने के लिए हम भिन्न भिन्न लेयर में बांट देते हैं। प्याज आपने देखा है, तो प्याज का कैसे छिलका परत दर परत होता है, उसी तरह से हम क्या करते हैं, इस वायुमंडल को हम भिन्न भिन्न लेयर में बांट देते हैं, भिन्न भिन्न लेयर में बांट देते हैं। मान लो ये वाला पृथ्वी के नजदीक वाला ये लेयर हो गया, पृथ्वी के नजदीक वाला ये लेयर हो गया। फिर हम इसके ऊपर वाला लेयर को कल्पना कर लेते हैं, ये दूसरा लेयर हो गया। नहीं, उसी तरह से ये तीसरा लेयर हो गया, ये तीसरा, मतलब वायु कहीं भिन्न भिन्न लेयर में बांट रहे हैं। ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर, ऐसे बांट रहे हैं। उसी तरह से एक और लेयर की कल्पना कर लेते हैं। नहीं, अब सवाल है कि इस लेयर का नाम हम रख देते हैं। तो इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं, ये पहला लेयर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांच, इस तरह से आगे भी बहुत सारा लेयर हो सकता है। नहीं, तो चलो समझने के लिए 2-3 लेयर हम लोग के लिए क्या चीज है, काफी है। अब बताओ, ये लेयर 1 और 2 में कौन सघन होगा, कौन विरल होगा? ये सघन होगा, ये क्या होगा, विरल होगा। फिर हम बात करते हैं 2 और 3 में कौन सघन होगा, कौन विरल होगा? 2 सघन होगा, 3 क्या होगा, विरल होगा। इतना तो समझ गए कि 2 लेयर की हम बात करें तो ऊपर वाला लेयर जो होता है विरल होता है, नीचे वाला कौन चीज, सघन। क्या होता है, सघन। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। मान लो इस टाइम में पहला लेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री है। नहीं, दूसरे लेयर का टेम्परेचर मान लो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये हम मान लेते हैं 50 डिग्री, 50 डिग्री सी, 50 डिग्री सी। अब आप एक चीज बताओ कि लेयर का टेम्परेचर हमेशा एक बराबर रहता है क्या? नहीं, अचानक कभी ये 30 डिग्री हो जाएगा, कभी अचानक 28 हो जाएगा सेकेंडों में, कभी अचानक ये 35 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, अचानक ये घटते बढ़ते रहता है। तो ये लेयर जो है ना, ये वायु का जो लेयर है, ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, इस तरह से। तो प्रत्येक लेयर का टेम्परेचर जो होता है ना, वो अचानक घटते बढ़ते रहता है। अच्छा, मान लो कि इस लेयर में वायु के 100 ठो कण है पहला लेयर में, तो क्या हमेशा 100 कण रहेगा इसमें? नहीं, अचानक कभी इसमें 110 कण हो जाएगा, अचानक कभी इसमें 50 कण हो जाएगा। मतलब प्रत्येक लेयर का घनत्व जो होता है वो हमेशा पर सेकंड घटते बढ़ते रहता है, और टेम्परेचर भी। और इसको हम कहते हैं वायुमंडल की भौतिक अवस्था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती है, एक समान नहीं रहता है। ठीक है, अभी हम थर्मामीटर से मापे, यहाँ पर जो हम लोग जहाँ पर हैं, तो उसका टेम्परेचर अभी मान लो कि बताएगा 30 डिग्री से। जस्ट 1 सेकेंड के बाद यदि हम मापे तो हो सकता है कि 30.5 बताए। टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो उसका घनत्व भी घट बढ़ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वायुमंडल है इसकी भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट जो होता है वो हमेशा बदलते रहता है। कह सकते हो ना, भौतिक अवस्था का मतलब घनत्व, तापमान, ये सभी चीजें हमेशा घटते बढ़ते रहता है। तो किसी लेयर का घनत्व एक समान नहीं रहता है, कभी इसका घनत्व ज्यादा होगा, मतलब कभी 100 कोण है तो कभी 150 हो जाएगा, और कभी घट जाएगा, कभी 50 कोण हो सकता है इसके अंदर। इस तरह से प्रत्येक लेयर का ये घनत्व घटते बढ़ते रहता है।
अब कहीं से प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है। मान लो हम बात करते हैं सूर्य से, किससे? सूर्य से। तो यहाँ पर आपका सूर्य से प्रकाश आता है, ये सन हो गया है आपका, कौन सी हो गया? इधर कहीं सन है। अब यहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा, तो इधर तो वायु नहीं है ऊपर, तो एक माध्यम में प्रकाश चलता है ना, तो वायु नहीं है, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यहाँ सीधे चलेगा वहां से। अब ये प्रवेश करेगा वायुमंडल में, तो वायुमंडल में देखो इस लेयर से अब यहाँ पहुंचेगा ये, इसका मतलब हो गया कि ये विरल से सघन में आ रहा है। किसमें आ रहा है? तो विरल से सघन में, तो यहाँ पर एक हम लंब डाल देते हैं, तो किधर मुड़ेगा? सीधे जाएगा कि लंब की ओर मुड़ेगा? इसको जाना चाहिए सीधे इस तरह से, लेकिन सीधे ना जा करके ये हल्का से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, तो फिर किधर मुड़ेगा? लंब की ओर। तो ऐसे जब किरण ऐसे चलेगा तो इसे मुड़ते 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 यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कौन सी है? मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अब इसके दृष्टि में ये पहुंचेगा, इसके दृष्टि में ये पहुंचेगा, इसके दृष्टि में मान लो ये पहुंचे, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसके दृष्टि में जब ये पहुंचेगा तो हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, जब किरणें अचानक पहुंचती है, अचानक, तो कैसे कैसे आई, रास्ता क्या था उसका आने का, इसका विश्लेषण नहीं कर पाता है। वो कैसे कैसे आया उसको फीलिंग नहीं होता है। वो अचानक जब पहुंचेगी तो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये सीधा कहीं से आ रहा है, तो किरण अचानक इसके दृष्टि में ये वाला किरण पहुंची है, ये वाला, और यही नहीं पहुंचा ये वाला भाग, तो यहाँ ये वाला भाग पहुंचेगा, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है इसको लगेगा कि ये किरण इधर से कहीं से आ रही है, सीधे इसको फीलिंग होगा, सीधे इसको फीलिंग होगा। तो ये वाला चीज ये यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर देखेगा ये, तो ये वाला चीज को कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि हमारा आंख मस्तिष्क जो होता है ना, एट ए टाइम जब 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 आकर के आपके आंख के अंदर किरण प्रवेश करता है, तो कैसे आया उसका मतलब नहीं है, जब वो प्रवेश करेगा तो उसको फील होता है, उसको सीधे कल्पना करके को बढ़ाता है वो सीधे। तो मान लो अचानक यहाँ से ये किरण यहाँ से आकर के पहुंचा, तो ये पार्ट को सीधे आगे बढ़ाएगा, तो सीधे आगे बढ़ाएगा तो इसको लगेगा कि ये किरण ऐसे नहीं आ रहा है, ये किरण इधर से कहीं से आ रहा है, तो ये चीज को यहाँ पर क्या होगा, दिखाई देगा। नहीं, तो इस तरह से वायुमंडल में यह होने वाला अपवर्तन ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। आपसे पूछा जाए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तो वायुमंडल में होने वाले प्रकाश का अपवर्तन ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो हम जो चीज है जो बहुत दूर है और उसको हम देखते हैं, तो इसका मतलब वो जहां पर दिखता है वो वहां पर है नहीं, तो जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब आभासी स्थिति रहता है, उसका काल्पनिक रहता है। जैसे रियल में तो यहाँ पर है, लेकिन हमें वो दिखाई कहाँ पर दे रहा है, ये वास्तविक स्थिति हो गया, और ये हो गया इसका आभासी, मतलब आभास होता है, ये काल्पनिक हो गया। तो अब आप बताओ, इस लॉजिक के आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर कि आप जो भी चीज देखते हो क्या वास्तव में वो वहां है, नहीं है। तो जो चीजें हमें जहां पर दिखाई देता है वो वहां पर नहीं है, तो जो भी चीजें हम देखते हैं वो आभासी स्थितियां हैं, नहीं, आभासी काल्पनिक स्थितियां हैं उनकी, वास्तविक। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सारा चीजें हम फील करते हैं। जैसे रात में आप देखते हुएगा तारों को टिमटिमाते हुए, तारा टिमटिमाता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है, लेकिन ग्रह को टिमटिमाते हुए नहीं देखते हुएगा। आप रात में ध्यान से आप देखिएगा कि आपको बहुत सारा तारा दिखाई देता है, उस तारों के झुंड में
कुछ वैसे भी चमकते हुए चीजें आपको वस्तुएं दिखाई देती है जो नहीं टिमटिमाती है। तारों के झुंड में जो टिमटिमाता है वो तारा है, और जो नहीं टिमटिमाता है वो होता है ग्रह, प्लैनेट्स होते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो नहीं टिमटिमाते हैं वो बड़ा दिखाई देते हैं, और जो टिमटिमाते हैं वो बहुत छोटा। तो जो टिमटिमाते हैं वो कौन सी है? स्टार है, तारे हैं वो। और जो नहीं टिमटिमाते हैं ग्रह है, वो प्लैनेट्स है। याद रहेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है और तारा क्यों टिमटिमाता है? तो ये भी रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। फिर आप लोग देखते होइएगा कि कहीं आग लग जाता है, मान लो सामने कहीं आग लगा हुआ है, और उसके उस साइड में कोई मकान है, पेड़ पौधा है कि नहीं, और जहाँ आग लगा इस साइड में आप है, तो यहाँ से आप उस मकान को देखते हैं तो झील मिलाते हुए महसूस होता है, ऐसे 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 महसूस होता है नहीं। तो उसके पीछे भी रीजन ये वायुमंडलीय अपवर्तन भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। टिमटिमाना का मतलब क्या होता है? आप लोग बचपन में दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते हैं ना। तो आखिर वो स्टार जो है, तारा टिमटिमाता क्यों है, इसका रीजन आज हम लोग ढूंढने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलो जी, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्टार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक तारा ले लेते हैं। और तारा जो होता है ना, बहुत छोटा होता है। छोटा का मतलब उसके एक पॉइंट समझा जा सकता है। जैसे लेजर पॉइंटर हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाए थे नहीं, तो लेजर पॉइंटर से क्या लगता है कि एक किरण निकल रहा है ना। तो इसका मतलब एक पॉइंट से कितने किरण की कल्पना की जा सकती है? एक। हालांकि एक किरण पॉसिबल नहीं है। तो स्टार बहुत छोटा होता है, जिसको एक पॉइंट की तरह माना जा सकता है, एक बिंदु की तरह उसको माना जा सकता है, इतना छोटा होता है वो नहीं। तो इससे जो किरणें आएगी वो हम एक की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं। अब एक तो पॉसिबल है नहीं, तो चलो आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि इसे 3 किरणें निकल रही है। कितनी किरणें निकल रही है? 3 किरणें निकल रही है। तो फिर आप समझाने के लिए आपको कि एक्चुअली तारा जो है वो जहाँ है वहां पर हमको दिखाई नहीं देता, इस चीज को पहले हम फीलिंग कराते हैं। इसके लिए हम एक किरण की कल्पना करते हैं। कितना? एक। तो मान लो यहाँ पर आपका ये निर्वात है, तो यहाँ से किरणें चलेगी तो वो सीधे यहाँ तक आएगी। यहाँ तक तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर जब वो आएगी तो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। तो अभिलंब से इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे आएगी नहीं, अभिलंब से, हाँ अभिलंब से दूर भागी, तो ऐसे मुड़ते मुड़ते ऐसे आ जाएगी। तो कल्पना करो कि ये किरण ऐसे होते 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 ऐसे अपवर्तित होते होते ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो अब इसको क्या फील होगा कि ये जो बिंदु है सीधे इसको फीलिंग करेगा वो, तो यहाँ से सीधे पढ़ा होगा इस तरह से। ये स्टार कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? अच्छा, एक चीज बताओ, तो ये हमेशा यहाँ से किरण जब चलती है तो क्या हमेशा इसी पाथ से यहाँ पर पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है कि इसकी भौतिक अवस्था एक बराबर नहीं होती है। ये अचानक इसका घनत्व टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है। तो हो सकता है कि अचानक दूसरा बार में ये किरण कुछ यहाँ से मूव करके और ऐसे आए, ऐसे मुड़ी है, तो हो सकता है इसका घनत्व कम ज्यादा होने के चलते इसी पाथ से आएगी। इसका अपना रास्ता बदल भी सकती है, बदल सकती है। तो हो सकता है कि ये किरण अब कुछ थोड़ा सा आगे से हट करके यहाँ पर पहुंचेगी। तो फिर इस आदमी को क्या लगेगा? सीधे बढ़ाएगा तो ऐसे लगेगा,
कि ये वाला जो है, ये वाला जो है कहाँ फील होगा, इसको यहाँ पर फील होगा, नहीं होगा। फिर अचानक इसका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा वायुमंडल का, तो हो सकता है कि ये ऐसे कुछ आ जाए, ऐसे कुछ आए, इसको ये बढ़ाएगा, सीधे फीलिंग करेगा, तो ये स्टार जो है इसको कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, नहीं। तो ये घटनाएं हमेशा कंटिन्यू घटते रहती है, तो इसीलिए तारा जो है ना, कभी हमको यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, फिर कभी यहाँ पर दिखाई देगा, फिर कभी यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब अपने अगल बगल में ये जो चीजें हैं, ये वाला, ये कभी ये वाला, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी दिखाई देते रहेगा, क्योंकि आपके आंख के अंदर ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये जो आप लाइट आपके आंख तक पहुंच रहा है, ये अपना पथ बार बार बदल रहा है, ये रास्ता बार बार क्या कर रहा है, अब प्रत्येक बार हमारा आंख उसको सीधे करके दिखे फीलिंग करेगा, तो कभी ये वाला यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, और इस तरह से ये कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ दिखाई देता रहता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो टिमटिमिंग क्यों करता है, टिमटिमाता क्यों है। टिमटिमाने के मतलब होता है कभी उसकी तीव्रता प्रकाश का ज्यादा होगा, कभी क्या हो जाएगा कम, इसी को टिमटिमाना बोलते हैं। तो तारा टिमटिमाते हुए क्यों फील होता है, अब ये तो समझ गया कि हमेशा इसकी स्थितियां बदलते रहती है, नहीं क्यों बदलती है, क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था बदलता है। तो वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं बदलने के चलते तारों की भौतिक अवस्था भी बदलते रहता है। वायुमंडल की भौतिक अवस्था कहे तो टेम्परेचर और घनत्व, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन घनत्व और तापमान हमेशा क्या रहता है, बदलते रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं भौतिक अवस्था। तो हम कहेंगे वायुमंडल की भौतिक अवस्था हमेशा बदलते रहती है, जिसके चलते तारों के भी अवस्थाएं क्या होती है, बदलती रहती है। क्या होती है, मतलब इसकी आभासी अवस्थाएं भी क्या होते रहती है, बदलती रहती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से बदलते रहता है। अब हम बात करते हैं कि ट्विंकलिंग कैसे करता है, टिमटिमाने के पीछे रीजन क्या है, उस चीज को हम समझते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कौन सी है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है इस तरह से, और यहाँ पर कोई तारा है, कौन सी है, तारा है, ये तारा हो गया, ये वाला कौन सी हो गया, ये तारा हो गया। अब ये तारा को ये देख रहा है, अब मान लो कल्पना कर लेते हैं कि ये तारा इधर से प्रकाश कहीं से आया, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि वायुमंडल में इन किया, यहीं से इन कर जाता है यहाँ से, तो यहाँ से जब इन करेगा, तो अब हम आपको समझाने के लिए हम मान कर चलते हैं कि यहाँ से 3 किरणें आपके आंख के अंदर आ रही है। यहाँ से कितनी किरणें चल रही है, क्योंकि एक किरण कभी नहीं चलता है, झुंड में चलता है, तो जो बिंदु समान होता है उसमें ज्यादा झुंड नहीं रहता है, कम रहता है, कम रहता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये 3 किरणें आपके यहाँ से चलती है, कितनी किरणें, अब डायरेक्ट वायुमंडल से यहाँ पर आ रही है, तो हो सकता है कि 3 किरणें जब यहाँ से चलती है, इस तरह से 3 किरणें चलती है, 3 किरणें चलती है इस तरह से, तो हो सकता है कि इसमें से 2 ऐसे बाहर चला जाए और 2 किरणें ही आपके आंख के अंदर पहुंचे, हो सकता है ना। अच्छा, कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपके आंख के अंदर एक किरण पहुंचे और ये 2 क्या हो जाए, बाहर चला जाए, ऐसा आपके ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए। अरे वायुमंडलीय अपवर्तन होता तो कोई जरूरी जो किरण आ रही हो सकता है यहाँ तक आए, यहाँ के बाद अचानक घनत्व तो कम या ज्यादा होगा, तो कुछ किरणें पहुंचेगी आपके आंख के अंदर, कुछ आंख से आपका ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। तो जब 2 किरणें पहुंचेगी तो कुछ ज्यादा चमकता हुआ महसूस होगा, और एक किरण पहुंचेगी तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब एक किरण पहुंचेगी तो ऐसा लगेगा कि इसकी तीव्रता क्या हो गया, कम हो गया। कभी अचानक ये तीनों किरणें पहुंच जाएगी तो ज्यादा तीव्र महसूस होगा। तो वही फेनोमिना यहाँ पर घटता है, इसे जो किरणें चलती है, तो 2-3 किरणें यहाँ पर जो व्यक्ति है, मान लो 3 किरणें चल रही, तो अचानक तीनों किरणें इसका आंख में पहुंच गई, तो ये चमकता हुआ महसूस देगा नहीं।
अब अचानक भौतिक अवस्था में परिवर्तन के कारण जो होता है, यहाँ से जो किरणें, यहाँ से जो लाइट यहाँ से आपके आंख के अंदर आ रहा है, तो एक आता है, तो ये वाला किरण मान लो एक आता है, और इसको सीधे बढ़ाने पे ये वाला, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं, फिर अचानक इसे 3 किरण आपके आंख के अंदर पहुंच रही है, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस तरह से हमको लगता है कि हमारे तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि उससे जो प्रकाश चलता है, कभी प्रकाश की तीव्र मात्रा कम पहुंचता है, कभी क्या पहुंचता है, ज्यादा पहुंचता है। तो कम पहुंचेगा तो उसकी तीव्रता कम महसूस करेंगे हम, और ज्यादा पहुंचेगा इसकी तीव्रता को क्या करेंगे हम, ज्यादा फील करेंगे, ज्यादा फील करेंगे। और यही रीजन होता है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए महसूस करते हैं। याद रहेगा, तारे टिमटिमाते हुए महसूस करते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त में 4 मिनट हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। मतलब कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले हम सूर्योदय देख लेते हैं, और सूर्यास्त हो चुका रहता है तो भी हम 2 मिनट तक उसको हम देखते रहते हैं। सूर्यास्त हो चुका है लेकिन फिर भी हम 2 मिनट तक हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त में टोटल 4 मिनट हम एक्स्ट्रा देख पाते हैं, जबकि सूर्योदय नहीं हुआ है तो भी 2 मिनट पहले उसको देख लेते हैं, और सूर्यास्त हो चुका है तो भी हम 2 मिनट बाद तक देखते रहते हैं। तो टोटल कितना का अंतर हो गया, 4 मिनट का। तो 4 मिनट एक्स्ट्रा हम सूर्य को देखते हैं, तो उसका रीजन हम समझते हैं, उसका रीजन हम समझते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। सॉरी, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो ध्यान से देखो। अब ग्रह की हम बात करते हैं। ग्रह जो होता है तारा से बड़ा होता है, ग्रह जो होता है तारा से, तो मान लो तारे को हमने इस बिंदु से दिखाया, तो इसके अंदर इस तरह के अनेकों बिंदुओं की कल्पना की जा सकती है। तो मान लो ये अनेकों बिंदु की हम कल्पना कर लेते हैं, ये अनेकों बिंदु की कल्पना कर लेते हैं। तारों के जैसा अनेकों पॉइंट इसके अंदर माना जा सकता है, अनेकों पॉइंट माना जा सकता है। अब मान लो यहां से आपके आंख के अंदर जो है 3 किरणें चलती है। कितने किरणें, अब इसमें से एक पहुंचता है और 2 जो है ऐसे होकर के निकल जाता है। नहीं, तो ये पॉइंट आपको, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगा। लेकिन यहां से भी तो लाइट पहुंच रहा है, तो हो सकता है इस पॉइंट से तीनों का तीनों पहुंच जाए। नहीं, या हो सकता है इसे एक पहुंचा, इसे 2 पहुंच जाए। ये सब पॉइंट एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो हमारा आंख क्या फील करेगा, एक ही 3 ही किरण को फील करेगा, 3 किरण को। बात समझ रहे हो, जैसे इस पॉइंट से एक किरण आपके आंख के अंदर आया, तो उसी टाइम में इसे 2 किरण आपके आंख के अंदर पहुंच गया, तो आपको क्या फील, तीव्रता में कमी महसूस होगा, नहीं महसूस होगा। तो ग्रह जो होता है ये अनेक बिंदुओं का समूह इसको माना जा सकता है, तारा को एक पॉइंट माना जा सकता है। तो इसके अंदर तारे के जैसे कितने पॉइंट्स होंगे, अनगिनत, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो मान लो इसे आपका कम प्रकाश पहुंचा, तब तक इसे ज्यादा पहुंच गया। नहीं, फिर इसे आपको कम पहुंचा, तब तक इस वाले बिंदु से आपका प्रकाश की मात्रा क्या हो गया, ज्यादा पहुंच गया। तो इस तरह से ये अंतर जो होता है, कम ज्यादा का हमारा आंख फील नहीं कर पाता है। तो हमें लगता क्या चीज है कि इसे जो भी प्रकाश आ रहा है एक समान आ रहा है, एक समान, एक समान आ रहा है, और हम इसके तीव्रता में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ये टिमटिमाते हुए महसूस नहीं होता है। तो ग्रह अनेक बिंदुओं का समूह माना जा सकता है। नहीं, और प्रत्येक बिंदु से जो प्रकाश आता है, तो इसकी तीव्रता को हम तीव्रता में अंतर को हम फीलिंग नहीं कर पाते हैं, और फलस्वरूप ये हमें टिमटिमाते हुए महसूस नहीं होता है।
चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो ये हो गया अपना पृथ्वी। कौन सी हो गया? तो पृथ्वी आपको गोल फीलिंग होता है? नहीं, गोल आपको फीलिंग नहीं होता है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। क्या खींचते हैं? सूर्यास्त और सूर्योदय, अरे सूर्यास्त सूर्योदय थोड़े होता है, एक क्षैतिज रेखा के कारण होता है। देखो ये हो गया आपको, मान लो ये पूरब साइड हो गया। कौन साइड हो गया? ये हो गया पश्चिम। क्या हो गया? तो पश्चिम में क्या होता है? सनसेट, सूर्यास्त होता है। नहीं, इधर क्या होता है? सूर्योदय। तो चलो हम बात करते हैं सूर्यास्त का। सूर्यास्त में क्या होता है? सूर्यास्त हम कब कहते हैं? जब इस क्षैतिज रेखा से सूर्य नीचे आ जाता है। यहाँ पर हम है, नहीं, ये पृथ्वी होगा। पृथ्वी आपको गोल दिखाई देता नहीं, इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का। इसको बोलते हैं क्षैतिज। यहाँ पर हम है इस तरह से। ये हो गया, मान लो कि आपको, हम नहीं है आपको, चलो हम ही है मान लो। अब यहाँ पर देखो ये हम है, ठीक है। ये क्षैतिज, इसके नीचे कुछ रहेगा तो हम देख पाएंगे? देख पाएंगे? तो सूर्य जब इसके नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं सूर्यास्त हो चुका। अब पूरब साइड में इसके नीचे रहता तो हम कहते हैं सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है। तो सूर्यास्त तो हो चुका रहता है, फिर भी हम 2 मिनट तक इसको देखते रह जाते हैं। क्यों देखते हैं? इस इवेंट को हम लोग पढ़ते हैं। तो वही हमने ये वाला चीज यहाँ पर दिखा दिया आपको। अब इसके इधर होगा तो सूर्यास्त हो जाएगा, और यहाँ पर होगा नीचे तो क्या कहेंगे? सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय। तो मान लो सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त, तो यहाँ पर सूर्य होगा, स्वाभाविक है, छाती से नीचे होगा ना, होरिजन से नीचे होगा, तो ही नहीं, हमको दिखाई नहीं देगा। तो ये सूर्यास्त हो चुका है। तो सूर्यास्त हो चुका है, इसके चारों ओर कौन सी है? वायुमंडल है। ये पृथ्वी, तो इसके चारों ओर कौन सी है? तो अब वायुमंडल में इसका प्रवेश करेगा इसका किरण। तो मान लो ये चलते 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 वायुमंडल में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? वायुमंडल में प्रवेश किया। मान लो चलते चलते वायुमंडल में प्रवेश किया, तो वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो विरल से सघन में आएगा। विरल से तो क्या करेगा? विलंब से दूर भागेगा ना, तो सीधे जाना चाहिए कि ये मुड़ना चालू करेगा। तो ये मुड़ते हुए मुड़ते हुए मुड़ते 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 यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है तो ये किरण को फील करेगा, इसको सीधे फिर आगे बढ़ाएगा, ये तो सीधे इसको आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, ये आगे बढ़ाएगा। तो ये वाला चीज आपको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा। तो सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर भी सूर्य आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? रीजन तो समझ में आ गया। तो ये घटना कब तक चलता है? 2 मिनट तक। जब 2 मिनट और एक्स्ट्रा 2 मिनट में और ये नीचे आ जाएगा तो अब आपको ये दिखाई, क्योंकि यहाँ से जो किरणें अब और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जो किरणें चली गई वो अब आपके आंख के अंदर नहीं पहुंचेगी। वो तो नहीं पहुंचेगी तो फिर आप इसको इधर नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। उसी तरह से सूर्योदय में भी होता है, ये छाती से नीचे रहता है। अब किरणें कहाँ पर चलती है? वायुमंडल में। तो इसे यहाँ से सीधे आएगी। अब यहाँ के बाद से क्या होगा? अपवर्तन। तो अपवर्तन होते 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 कुछ इस टाइप से चलेगी, इस टाइप से यहाँ पर। अब इसको सीधे बढ़ाएगा, ये कहाँ पर दिखाई देगा आपको? यहाँ पर। तो सूर्योदय अभी नहीं हुआ है उसके, तो भी आपको ये सूर्य का होगा, दिखाई देगा। तो शुरू में जो हम देखते हैं स्टार्टिंग में सूर्योदय, तो एक्चुअली सूर्योदय हुआ नहीं रहता है, वो छाती से नीचे रहता है, लेकिन तो भी हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। कब तक? 2 मिनट। कब तक? 2 मिनट पहले हम देखेंगे, उसके बाद से वास्तव में ऊपर आ जाएगा, तो एक्चुअल चीज देखेंगे हम लोग। तो यही रीजन होता है, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नहीं,